एक तो ये जो तमाम तरह के सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के लोग आगामी चुनाव में जीत कैसे मिले इस मुद्दे को लेकर सभाएं कर रहे हैं, तमाम सम्मेलन हो रहे हैं। उस दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात की चिंता है कि रोजगार खत्म हो रहे हैं, रोजगार खत्म किए जाए। तो ऐसे मुद्दों पर ये जो अधिवेशन बुलाया गया, और मैं अभी बैठा था तो मेरे सामने ये आंकड़ा लगा हुआ था कि देश के 17% लोग नौजवान युवा बेरोजगार। तो उन मुद्दों में सबसे प्रमुख मुद्दा एक आप देख रहे होंगे जिसके लिए पिछले 96 दिन से हम लोग इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा। एक तरफ सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती और दूसरी तरफ सरकार जो नौकरियां निकाल भी रही है उसमें सामाजिक भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न, तमाम तरह के खोखले दावों के साथ ये भर्तियां पूरी की जा रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने एक चीज और नोटिस करी है कि सरकारें ये जानबूझ के ऐसा कुछ ना कुछ कमियां छोड़ती हैं जिससे भर्तियां लंबित हो और उनको और नौकरियां ना निकालनी पड़े और लोगों को रोजगार ना देना पड़े, इसलिए ये सब कार्यक्रम जानबूझ के तय किए जाते हैं। क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ये IAS लोग बनाते हैं, प्रबुद्ध लोग बनाते हैं, संपन्न लोग बनाते हैं जिनको बहुत जानकारी होती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर जानबूझ के उसमें कोई कमी छोड़ी जा रही है तो वो कैसे संभव है। हम आप पेपर बनाते हैं उसमें कोई कमी छूटती है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन एक IAS, तमाम IAS लोगों की टीम जो बैठ के पेपर तैयार करती है उसमें कमियां क्यों छोड़ी जाती है? वो इसलिए छोड़ी जाती है कि ताकि ये भर्तियां फंसे और आगे जो एक पीढ़ी रोजगार के लिए तैयार बैठी है उनको रोजगार ना देना पड़े। इसी का एक उदाहरण 69,000 शिक्षक है, इसकी लिस्ट प्रकाशित की गई और जानबूझ के इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई, जिससे ये मामला लगातार कोर्ट में चलता रहे और इसकी आड़ में हम नई भर्तियां करने से बच सकें। छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा की तरफ से ये पहल बधाई की पात्र है। असल में आज जब हम यहाँ पर रोजगार की बात कर रहे हैं तो आप देखें कि 2014 के बाद से रोजगार के मामले पे एक अचानक सवाल पर एक बड़ी तेजी के साथ उभरा है। 2014 के पहले की समस्या थी, ऐसा नहीं कि 2014 से अचानक ये समस्या आई है, 2014 के पहले की समस्या थी। लेकिन धीरे धीरे जिस समस्या को हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए तो सरकार को उसको हल की जगह उसको खत्म करने की तरफ सरकार बढ़ेगी। आप देखें कि 2014 के बाद लगातार इलाहाबाद में विभिन्न भर्तियों से संबंधित आंदोलनों की शुरुआत में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होती है। चाहे वो अलग अलग शिक्षक भर्ती का मसला हो, चाहे किसी एक भर्ती का मसला हो, और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इन आंदोलनों के होने के बावजूद भी सरकार चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, वो झुकना नहीं सीखी और न झुकी, वो अपने ही काम को आगे बढ़ाती रही। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे अभी तक समझ में आया कि रोजगार को लेकर कोई एक संगठित आंदोलन अभी तक नहीं चल पाया। आंदोलन तो बहुत चले, कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती चला, तो कहीं कोई उच्चतर का चला, तो कहीं कोई माध्यमिक का चला, तो कहीं कोई पुलिस भर्ती का चला, तो कहीं इसी तरह आंदोलन सब बटे और जो उन भर्तियों से संबंधित लोग थे या जिसको उससे नुकसान हो रहा था वही उन आंदोलनों का हिस्सा रहे, इसके अलावा कोई नहीं रहा। असल मुद्दा रोजगार का था, लेकिन मुद्दा रोजगार का नहीं उठा, सवाल रोजगार का नहीं उठा, सवाल तो उठ रहा था कि इस भर्ती में ये हो गया, घोटाला हो गया, इसको रद्द करो। लेकिन वो घोटाला हुआ क्यों? जब क्राइसिस है तो घोटाला होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे जितनी दम लगा। आए दिन हर भर्ती की परीक्षा के पहले पेपर आउट पकड़े जाते हैं, कितने सालवर पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसी भर्ती में लोग कर रहे होते हैं और अगली भर्ती में फिर उसी दम के साथ लोग आउट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये नहीं, क्योंकि क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है, जितना क्राइसिस उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार पैदा ही होना है। अब इतना सब होने के बावजूद भी सरकार को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि सरकार को पता है कि ये सब बटे हुए लोग हैं। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के मसले में जो लोग परेशान हैं वो 72,000 भर्ती वाले नहीं उसमें आएंगे, क्योंकि 72,000 का मामला 2011 का है। अब जो 72,000 के लोग आंदोलन कर रहे हैं वो 69,000 वाले नहीं आएंगे। और आज जिस मंच पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं
रोजगार अधिकार सम्मेलन। यह बहुत खुशी की बात है कि इस मंच के संचालक महोदय और इस मंच पर जो ये मुहिम चलाई गई कि लगातार जितने भी रोजगार को लेकर, चाहे वो शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे वो अधीनस्थ आयोग का मामला रहा हो, चाहे माध्यमिक सेवा चयन आयोग का, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जितनी भी भर्तियां जिस आयोग से निकलती रही, अलग अलग भर्ती के मामले को लेकर हमेशा संगठन आंदोलनरत रहे, लेकिन कभी एक मंच पर और एक मुहिम पर नहीं आ सके। इसी का फायदा यह सरकार उठाती रही, लेकिन आज जब इस मंच पर रोजगार अधिकार सम्मेलन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को बताने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि यह सरकार जानेगी, जागेगी, सोचेगी, समझेगी, हम छात्र और नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, आज जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं एक बात बेशक बताना चाहूँगा कि सभी लोग छात्र और नौजवान हैं, अपने इस कठिनाइयों के दौर से निकले हैं जहाँ इन सरकारों ने ठगने का काम किया। बेरोजगारी जिस स्तर पर बढ़ रही है वह एक बहुत ही विकराल समस्या है, चाहे केंद्र सरकार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में हो। रोजगार एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो हम लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में अगर नहीं शामिल किया जाएगा, ये रोजगार और अधिकार का मामला जब तक मौलिक अधिकार में नहीं शामिल होगा, तब तक यह रोजगार के नाम पर हमेशा यह सत्ता में आसीन लोग राजनीति करते रहेंगे। सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे जब सत्ता पर बैठे होंगे, ये छात्र नौजवान के नाम पर राजनीति किए होंगे, लेकिन रोजगार देने का काम नहीं किया। जिस प्रकार से 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करके योगी सरकार बता रही है कि मैंने लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, या उसी प्रकार का मामला है जैसे एक लेखपाल की नियुक्ति की और वह लेखपाल नेपाल में पाया गया। आप समझ सकते हैं कि यह सरकार सिर्फ विज्ञापनों में उलझाने का काम कर रही है। हमारी यहाँ से यही मांग है कि विज्ञापनों में उलझाने के अलावा हम सभी छात्र नौजवान को रोजगार देने का काम करें। साथियों, जितनी तन्मयता के साथ हम लोग बड़े बड़े शहरों में अपने देश के इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बनारस, बलिया, गाजीपुर में पढ़ते हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, किसान नौजवान किसान के परिवार से आते हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा इस तन-मन से पढ़ के नौकरी पाएगा, उससे आने वाले भविष्य को संभाल सकेगा, और उसके गांव से देखने वालों को भी उम्मीद लगेगी अगर गांव से किसान का बेटा अगर जाके शहरों में पढ़ाई किया, उसे रोजगार मिला, तो उम्मीद की क्यों जगेगी। लेकिन ये सरकारें जब सत्ता में बैठती हैं तो भूल जाती हैं कि किसी गरीब और नौजवान को हम रोजगार देने का काम करेंगे। ये सीधा इनका एक ही रास्ता है कि किसी भी तरीके से हम प्राइवेटीकरण करें। जब पूरा रोजगार को समाप्त कर देंगे, प्राइवेटीकरण कर देंगे, तो अपने मन चाहे लोगों को उस पर बैठाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की बात आती है, वहाँ पर सामाजिक न्याय की बात होती है। सामाजिक न्याय के दायरे में आरक्षण को सही तरीके से पालन करने की बात आती है, इसी से भागने का काम कर रही है। आपने देखा होगा लगातार जो भी 2 भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक की है, 61,500 शिक्षक भर्ती है, 69,000, उसके दाग से धुले नहीं रहे। कभी सीबीआई जांच लगाई गई, कभी उसमें आप लोगों ने देखा आरक्षण घोटाले का मामला चल रहा है, 12,460 शिक्षक भर्ती लंबित पड़ी है। इतनी भर्तियां हैं, कम से कम 50 भर्तियां जो लंबित पड़ी है, वो मुझे याद है क्योंकि मैं उनमें अभ्यर्थी हूँ। और जो रोजगार का सवाल है वो भारतीय समाज से भी जुड़ा है और भारतीय जनतंत्र से भी जुड़ा है। आज की ये लड़ाई अलग थलग एक वर्ग की या एक समूह की लड़ाई न होकर के समूचे देश की उस लड़ाई का हिस्सा है जो आज जनतंत्र को बचाने के संघर्ष में है। मुझे याद आ रहा है 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा को सौंपा था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि आज हम राजनीतिक जनतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर ये राजनीतिक जनतंत्र सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र में न बदला तो ये राजनीतिक जनतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। आज की जो स्थिति है, यानी कि भारतीय जनतंत्र को सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र में बदलना था, लेकिन वो लड़ाई, वो संघर्ष, वो सपना कहीं पीछे रह गया, और आज हम राजनीतिक जनतंत्र की लड़ाई को और उसके संघर्ष के बीच में हैं। तो एक समूचा जो समूचा परिदृश्य है, वो समूचा परिदृश्य है संविधान को बचाने का, और जो स्वाधीनता आंदोलन के जो मूल्य थे, जिन मूल्यों के लिए देश आजाद हुआ था, उन मूल्यों को बचाने का। 3 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद, सभी तरीके के काम सीखने के बाद में, उसके बाद में देश में 56,000 से अधिक रेल अप्रेंटिसेस का
समायोजन किया गया, परंतु जो मौजूदा सरकार आई उस मौजूदा सरकार ने बड़े अच्छे स्लोगन दिया, स्किल इंडिया अभियान, कुशल कारीगरों का सम्मान, इस तरीके से अच्छे अच्छे स्लोगन तो चलते रहे परंतु रोजगार नहीं मिला। उसका जीता जागता सबूत मैं हूँ आप लोगों के बीच कि स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के देश में अगर सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल अप्रेंटिस अगर बेरोजगार है तो मैं इसको सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि संगठन ने काफी समय तक मुखियाओं से बात करते रहे, रेल से जुड़े फेडरेशनों से बात करते रहे, हर तरफ से आश्वासन मिलते रहे, परंतु आज ऐसा होता है कि वो सारे आश्वासन जुमले। आज तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा समय है वो स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, युवाओं को अपने हक और अधिकार के लिए जानना होगा। मैं कई बार जो आज की डेट में मंथन चल रहे हैं, न्यूज चैनलों में चल रहा है, वहां पर मैं जाता मैं देखता हूँ कि बात चल रही है, लेकिन बात क्या चल रही है कि यादव किधर जाएगा, ब्राह्मण किधर जाएगा, पाल किधर जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोगों को यह समझना है कि मौजूदा समय की जो स्थिति है कि उनके बच्चे किधर जाएंगे। यहाँ रोजगार नहीं है, आज रोजगार की आवश्यकता है, तो इस रोजगार की आवश्यकता में वैसे हमारे बीच में काफी लोग मौजूद हैं और मुझे लगता है कि एक से एक बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं जो अच्छी से अच्छी बात रखेंगे और हम लोग उस निर्देश का पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में बस सुशील कुमार जी की एक कविता आप लोगों के बीच में रखूंगा और आशा करूंगा कि हम सभी साथी उस चीज से उत्प्रोत होंगे और अगले आंदोलन के लिए जो भी निर्देश हम सभी साथियों के मिलकर तैयार होंगे उस पर अपने जितने भी युवा साथी हैं उनको संगठित करेंगे और जरूर आगे लाएंगे। है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज पर्दों की तरह खिलने लगी है दीवारें, मगर मेरी शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आग लहराते हुए हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर कस्बे से लाश निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम सभी बेरोजगारों की सूरत बदलनी